नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया के एक ऐसे पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा असरदार और दिलचस्प है, ग्रहों का गोचर। जी, प्लैनेटरी ट्रांजिट्स। हमारे सामने एस.एन. पांडे के नोट्स हैं, जिनका शीर्षक है चंद्र राशि से विभिन्न भावों में गोचर करते ग्रहों का प्रभाव। और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि जब ये ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल हमारी जन्म कुंडली के ऊपर से अपनी यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन में मतलब ये उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। हाँ, और इन नोट्स का जो मूल आधार है वो है जन्म राशि। मतलब जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में था उसे ही एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट मानकर सारी गणना की जाती है। बिल्कुल। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय घड़ी को समझने की शुरुआत उन ग्रहों से करते हैं जिनकी सुइयां सबसे तेज चलती हैं। सबसे तेज तो चंद्रमा ही है। ये हर 2.25 दिन में राशि बदल लेता है। तो इसका असर हमारे आप कह सकती हैं रोजमर्रा के मूड पर, हमारी भावनाओं पर, छोटी मोटी घटनाओं पर। हाँ, छोटी मोटी घटनाओं पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इसे आप रोज का एक भावनात्मक मौसम कह सकती हैं। मतलब अगर किसी को महीने की शुरुआत में लगे कि वो दुनिया जीत सकता है, लेकिन महीने के अंत तक आते आते उसका पर्स और हिम्मत दोनों खाली हो गए, तो हो सकता है इसमें चंद्रमा का हाथ हो। बिल्कुल यही बात है। नोट्स के मुताबिक जब चंद्रमा आपकी जन्म राशि से मान लीजिए पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और 11वें घर से गुजरता है तो वो दिन अच्छे होते हैं। मन खुश रहता है, काम बनते हैं। जी, लेकिन जब यही चंद्रमा 8वें घर में आता है तो मन में एक मतलब अनजानी सी बेचैनी या किसी अनहोनी का डर हो सकता है। और 12वें घर में? 12वें में अचानक खर्चे या सेहत में गिरावट। तो ये एक बहुत ही छोटा चक्र है पर बहुत असरदार है ना? बिल्कुल। और अगर चंद्रमा दिन का मौसम है तो सूर्य वो महीने का थीम तय करता होगा, क्योंकि वो एक राशि में पूरा एक महीना रहता है। एकदम सही पकड़ा। पांडे के नोट्स में साफ लिखा है कि सूर्य जब आपकी जन्म राशि से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में होता है वो महीना शानदार होता है। अच्छा। आपको पहचान मिलती है, दुश्मनों पर आपकी जीत होती है, काम में सफलता मिलती है। ये एक तरह से पब्लिक विजिबिलिटी का समय है जब आपके काम पर स्पॉटलाइट होती है। लेकिन जब वही सूर्य मान लीजिए 8वें घर में जाता है तो वो स्पॉटलाइट बुझ जाती है और चीजें ज्यादा निजी और मुश्किल हो जाती हैं। हाँ, तब सेहत, आत्मसम्मान और अधिकारियों के साथ संबंधों में चुनौतियां आ सकती हैं। तो सूर्य का गोचर ये तय करता है कि किसी महीने में हमारा आत्मविश्वास ऊपर रहेगा या नीचे। अच्छा, तो अगर सूर्य और चंद्रमा हमारे महीने और दिन का थीम तय करते हैं तो मंगल, बुध और शुक्र जैसे ग्रह उस कहानी में और रंग भरते होंगे। बिल्कुल, हमारे एक्शन में, हमारी बातचीत में और हमारे रिश्तों में। मंगल हमारी ऊर्जा है, हमारा एक्शन। बुध हमारी बुद्धि और संवाद है और शुक्र हमारे सुख और रिश्ते। पांडे यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। एक मिनट, यहाँ नोट्स में कुछ विरोधाभासी सा लग रहा है। बताइए। शुक्र को तो हम हमेशा एक अच्छा शुभ ग्रह मानते हैं और यहाँ लिखा भी है कि ज्यादातर भावों में ये धन, सुख, आराम ये सब देता है। जी। लेकिन 7वें भाव में, जो कि सीधे सीधे पार्टनरशिप और रिश्तों का घर है, वहां ये कष्ट और बड़ी आशंका दे सकता है। ये कैसे संभव है कि सुख का ग्रह रिश्तों के घर में ही परेशानी खड़ी कर दे? यह एक बेहतरीन सवाल है और यही ज्योतिष की गहराई को दिखाता है। देखिए, शुक्र ग्रह भौतिक सुख, विलासिता और आकर्षण का प्रतीक है। ठीक है। जब ये 7वें घर में आता है तो ये इन चीजों की इच्छा को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, मतलब जरूरत से ज्यादा, जिससे रिश्तों में तनाव या असंतोष पैदा हो सकता है। ओह, तो व्यक्ति अपने सुख पर इतना ज्यादा फोकस कर लेता है कि वो रिश्ते की जरूरतों को नजरअंदाज कर देता है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि ये कष्ट दे सकता है। ये दिखाता है कि कोई भी ग्रह हमेशा अच्छा या हमेशा बुरा नहीं होता। उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी ऊर्जा उस भाव के लिए सही है या नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। एक और पैटर्न जो मुझे नोट्स में बार बार दिख रहा है वो है तीसरा, छठा और 11वां घर। ऐसा लगता है कि मंगल, शनि, राहु जैसे कठोर माने जाने वाले ग्रह भी इन घरों में अच्छे परिणाम देते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये एक शानदार पर्यवेक्षण है और ये ज्योतिष के एक गहरे सिद्धांत को उजागर करता है। इन भावों को उपचय भाव कहते हैं। उपचय? हाँ, उपचय यानी वृद्धि के घर। ये जीवन के वो क्षेत्र हैं जहां संघर्ष, प्रयास और प्रतिस्पर्धा से समय के साथ सुधार होता है।
तीसरा घर साहस का, छठा संघर्ष और शत्रुओं का, और 11वां लाभ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन घरों को मंगल की आक्रामक ऊर्जा या शनि का कड़ा अनुशासन वो पसंद है। आपको मेहनत करके लाभ दिलाता है। वाह। ये सिर्फ एक ज्योतिषीय नियम नहीं बल्कि जीवन का एक दर्शन भी है कि कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां और मेहनत ही हमें मजबूत बनाती हैं और आगे बढ़ाती हैं। कमाल है। तो ये सिर्फ ग्रहों के असर की लिस्ट नहीं बल्कि जीवन जीने का एक छुपा हुआ फलसफा है, कह सकते हैं। चलिए अब रोज के मौसम से आगे बढ़कर जीवन के बड़े मौसमों की बात करते हैं, उन ग्रहों की जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, जैसे बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति ये लगभग 1 साल एक राशि में रहता है और इसका असर बहुत गहरा और दूरगामी होता है। ये जीवन में बड़े अवसरों, ज्ञान, समृद्धि और विस्तार का प्रतीक है। लेकिन बृहस्पति का सबसे दिलचस्प पहलू सिर्फ उसका गोचर नहीं बल्कि उसकी दृष्टि है। जी, उसकी दृष्टि। दृष्टि, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। नोट्स में एक वृश्चिक लग्न का उदाहरण है जो सुनने में थोड़ा जटिल लग रहा है। उस तकनीकी उदाहरण को छोड़ देते हैं। इसे ऐसे समझिए कि बृहस्पति एक शक्तिशाली और बहुत ही शुभ लाइट हाउस की तरह है। ओके, लाइट हाउस। हाँ, तो ये जिस घर में होता है वहां तो रोशनी देता ही है, लेकिन अपनी शक्तिशाली किरणों यानी दृष्टि से कुंडली के कुछ और महत्वपूर्ण हिस्सों को भी रोशन कर देता है। तो अगर किसी का करियर से जुड़ा कोई ग्रह कमजोर पड़ा है और गोचर करते हुए बृहस्पति की रोशनी उस पर पड़ने लगे, तो अचानक उस करियर में नए अवसर, तरक्की और एक सकारात्मकता आ जाएगी। बृहस्पति जहां देखता है उस चीज को फैला देता है, उसे शुभ बना देता है। अच्छा। इसीलिए नोट्स कहते हैं कि जब बृहस्पति दूसरे यानी धन, 5वें यानी संतान, ज्ञान, 7वें यानी रिश्ते, 9वें यानी भाग्य और 11वें भाव से गुजरता है या उन्हें देखता है तो जीवन में स्वर्ण काल जैसा समय आता है। लेकिन ये भी हर जगह तो अच्छा नहीं होता होगा। नहीं, जैसे 8वें घर में इसका गोचर शारीरिक और मानसिक कष्ट दे सकता है। क्यों? क्योंकि 8वां घर छिपी हुई चीजों और अचानक होने वाली घटनाओं का है और बृहस्पति की जो विशाल ऊर्जा है वो वहां एक तरह की असहजता पैदा कर सकती है। आखिर हम इस विषय पे आ ही गए हैं। ये ज्योतिष का शायद सबसे चर्चित और डरावना कॉन्सेप्ट है। हाँ। शनि का गोचर जो एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। पांडे के नोट्स को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि ये उतना सीधा साधा बुरा समय नहीं है जितना लोग मानते हैं। इसमें बहुत सी परतें हैं। बिल्कुल। शनि अनुशासन, कर्म, देरी और वास्तविकता का ग्रह है। ये वो सख्त टीचर है जो आपको जीवन के कड़वे सच सिखाता है। और 7.5 7.5 वो 7.5 साल की अवधि है जब शनि आपकी जन्म राशि से ठीक पहले वाली राशि में यानी 12वें भाव, ओके, आपकी जन्म राशि के ठीक ऊपर यानी पहला भाव, हम और फिर ठीक बाद वाली राशि में यानी दूसरे भाव से गुजरता है। तो 2.5 साल करके कुल 7.5 साल। और इसे आमतौर पर मानसिक तनाव, बाधाओं और यहाँ तक कि परिवार में किसी दुखद घटना से भी जोड़ा जाता है। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है। ये सबके लिए एक जैसा बुरा नहीं होता। ऐसा क्यों? शनि तो शनि है, वो किसी के लिए कम कठोर क्यों होगा? इसे ऐसे सोचिए कि हर टीम में एक खिलाड़ी होता है जो रक्षा और आक्रमण दोनों में माहिर होता है, एक ऑलराउंडर। ठीक है। ज्योतिष में कुछ राशियों के लिए शनि वही ऑलराउंडर या योग कारक ग्रह होता है। वो आपकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण विभागों जैसे भाग्य और करियर का मंत्री होता है। अच्छा, तो वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए शनि एक तरह से उनकी अपनी टीम का कैप्टन है। आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। तो जब ऐसा कैप्टन मुश्किल समय में भी जैसे 7.5 में होता है तो वो अपनी टीम को पूरी तरह से तबाह नहीं करता। वो अनुशासित करता है, नियम सिखाता है, कड़ी मेहनत करवाता है, लेकिन अंत में नुकसान की बजाय कुछ सिखाकर और मजबूत बनाकर जाता है। और बाकी राशियों के लिए? जिन राशियों के लिए शनि एक विरोधी टीम का खिलाड़ी है, उनके लिए ये समय ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और शनि की दृष्टि बृहस्पति से ठीक उल्टी काम करती होगी। जहां बृहस्पति चीजों को बढ़ाता है, शनि वहां चीजों को सिकोड़ देता है या उनमें देरी लाता है। एकदम सही। अगर गोचर का शनि आपके करियर के ग्रह को देख रहा है तो प्रमोशन में देरी हो सकती है, बॉस से मतभेद हो सकते हैं या काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। शनि आपकी धैर्य और मेहनत की परीक्षा लेता है। और अंत में हमारे पास हैं छाया ग्रह राहु और केतु।
ये हमेशा आमने सामने रहते हैं और 1.5 साल तक एक राशि में गोचर करते हैं। जी, पांडे के नोट्स के अनुसार इनका स्वभाव काफी हद तक शनि और मंगल जैसा ही है। और यहाँ भी वही उपचय भाव वाला नियम काम करता है। हाँ, बिल्कुल। तीसरे, छठे और 11वें भाव में ये अप्रत्याशित लाभ, साहस और शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। राहु भौतिक इच्छाओं और भ्रम का ग्रह है, जबकि केतु अध्यात्म, वैराग्य और अतीत का। तो दूसरे भावों में इनका गोचर भ्रम या हानि पैदा कर सकता है। हाँ, जैसे पहले भाव में राहु व्यक्ति को अपने बारे में बहुत भ्रमित कर सकता है, या 7वें भाव में रिश्तों में धोखा या गलतफहमी पैदा कर सकता है। और केतु? वहीं केतु का गोचर व्यक्ति में एक तरह का अलगाव या उस भाव से संबंधित चीजों से मोहभंग पैदा करता है। ये जीवन में अचानक और नाटकीय बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? एस.एन. पांडे के नोट्स को समझने के बाद ये तो साफ है कि वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का गोचर एक बेहद गतिशील प्रणाली है। कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं है, बस उसकी ऊर्जा किसी समय और स्थान पर हमारे लिए अनुकूल या प्रतिकूल हो सकती है। बिल्कुल, ये एक तरह का ब्रह्मांडीय मौसम पूर्वानुमान है। चंद्रमा रोज का मूड बताता है, सूर्य महीने का एजेंडा सेट करता है, बृहस्पति जीवन में आने वाले सुनहरे अवसरों का संकेत देता है, और शनि हमें बताता है कि हमारी परीक्षा कब है और हमें कहाँ मेहनत करने की जरूरत है। और ये हमें दिखाता है कि जीवन स्थिर नहीं है। समय के साथ साथ अवसर और चुनौतियां दोनों बदलती रहती हैं, और ग्रहों का गोचर उन बदलती हुई परिस्थितियों का एक ज्योतिषीय प्रतिबिंब है। और यह एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। हमने हर ग्रह के अकेले प्रभाव को देखा, लेकिन असल जीवन में तो कई ग्रह एक साथ अलग अलग भावों से गोचर कर रहे होते हैं। सही बात है। तो विख्यार करने वाली बात यह है कि जब एक शुभ बृहस्पति का गोचर चल रहा हो, जो धन और सम्मान दे रहा हो, और उसी समय एक चुनौतीपूर्ण शनि की 7.5 भी चल रही हो, जो मानसिक अशांति और बाधाएं दे रही है, तो इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में कैसी जटिल और सूक्ष्म वास्तविकता बनती होगी। शायद असल जिंदगी इन्हीं मिले जुले प्रभावों को संतुलित करने का नाम है।